दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज का क्रम संख्या है 16। यानी इसके पहले जो है 15 प्रैक्टिस सेट आपके लोड किए जा चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए 16वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्रम में देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया, निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। निम्नांकित में किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, तो वो हो जाएगा रज्जुक। रज्जुक को जो है अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के विरुद्ध 1668 में जाट विद्रोह का नेता था, तो कौन नेता थे जाट विद्रोह के, तो वो थे गोकुल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोकुल। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो कूका विद्रोह की अगर बात करते हैं तो वो पंजाब में हुआ था। सी जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 4 है। 4 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है तीर्थकर और दूसरी तरफ दिया है ये प्रतिमा लक्षण। तो इसका जो आदिनाथ है अर्थात पहला है, ये पहले से मिला देंगे, वृषभ है इसका। दूसरा है दोस्तों मल्लिनाथ। मल्लिनाथ का बात करें तो जल कलश है। और तीसरा है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की अगर बात करते हैं तो पार्श्वनाथ का जो हो जाएगा ये मिल जाएगा सीधा सर्प से। और ये शंभोनाथ हो जाएगा दूसरा, ये दूसरे चला जाएगा आंसू से। तो सुविधा की दृष्टि से ए बी सी और डी लिखते हैं, तो इसमें मिलान कर लेते हैं कौन है। तो पहले का अर्थात ये का पहला हो गया, और बी का हो गया चौथा, सी का मित्र हो गया तीसरा, और डी का हो गया दूसरा। तो 14 32 हो जाएगा। 14 32 किस में दिया गया है, तो 14 32 जो दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो एकता प्रणाली की अगर बात करें तो इसको इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश जो था इसने प्रारंभ किया था एकता प्रणाली को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 है। तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नांकित में से कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये थे जे.सी. हिल्टन। जे.सी. हिल्टन इसके जो है ये सजा सुनाने वाले न्यायाधीश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 की बात कर लेते हैं। तो एक सूची फर्स्ट दिया है संगठन और सूची सेकंड दिया है उसके संस्थापक। तो कौन कौन सा संगठन है और उसके संस्थापक है ये दिए गए हैं। चलिए इसकी मिलान कर लेते हैं। तो इसका दोस्तों ये का जो हो जाएगा ये लैंड होल्डर सोसाइटी है, ये चौथे से हो जाएगा। ये हो जाएगा चौथे से, अर्थात ए को चौथे से मिला देंगे। फिर बी की बात करते हैं तो ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये हो जाएगा मिल जाएगा तीसरे से, तो तीसरे से मिला दिए। और इंडियन लीग की बात करते हैं, इंडियन लीग जो है ये दूसरे से हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन आके पहले में मिल जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए का, बी का, सी का और डी का। तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। बी की बात करें तो बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा ये इंडियन लीग वाला 2 पे हो जाएगा और 1 हो जाएगा, अर्थात 43 21। 43 21 जो है देखना है किस में है। तो 43 21 की अगर बात कर लेते हैं तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वो स्थापित करने वाले हैं वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो आंसर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यह है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था। तो ये दोस्तों 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है, ये 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है कि डेटम रेखा है। डेटम रेखा की अगर बात करें तो ये समुद्र तल से, समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा है उसको डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर अगर प्रश्न की बात करते हैं तो भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। भारत का देशांतरीय विस्तार में अगर देखा जाए तो लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो वो डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर है।
कितना डिग्री अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन मित्रों कहता है, यह कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और कोलकाता को, उसके बाद मथुरा और वाराणसी के रास्ते को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा NH2। NH2 हो जाएगा, नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। एक आता है, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का मूल रूप किसके विरुद्ध था? अर्थात चिपको आंदोलन जो मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का जो है निर्यात करता है? कौन सा बंदरगाह है जो मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो वो बंदरगाह की अगर बात करें तो ये पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था 16 नंबर, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है? तो मित्रों, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है दोस्तों, वो विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी उसमें है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर है, अर्थात उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन जो मिल रहे हैं सभी सही हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। ये कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको कहते हैं NRHM, कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था, जिसको अब बदल करके NHM कर दिया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया है। अभी तक ये था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM। अब इसको बदल कर आर हटा दिया गया, रूरल हटा गया है, ग्रामीण को हटा दिया गया है। अब ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया है, नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है। ये 2005 में शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये 19 नंबर है। 19 नंबर कहता है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये UNDP है। UNDP है जो कि मानव विकास सूचकांक को जो है विकसित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें दिया है, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे अच्छा कार्यक्रम, क्षमा करना, निम्न में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? सबसे बड़ा कार्यक्रम पूछा गया है। तो दोस्तों ये मनरेगा कार्यक्रम है। मनरेगा कार्यक्रम है, जिसका नाम पहले नरेगा था, अब मनरेगा कर दिया गया है, अर्थात इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें मनरेगा, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या हो जाएगा? ये मनरेगा हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और गारंटी एक्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम पहले नरेगा था, तो ये महात्मा गांधी पहले नहीं था, अब ये जोड़ दिया गया है, तो मनरेगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये 21 नंबर है दोस्तों। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये हमारा राइट आंसर 21 का हो जाएगा। ये हो जाएगा अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर कहता है, यह है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड जो है वो सूचीबद्ध है, अर्थात ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है और समान नागरिक संहिता के लिए बात करता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 सही जो बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं मित्रों। तो इसमें दिया गया, संविधान के किस भाग को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? न्यायालय द्वारा
परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, तो वो भाग 4 है। भाग 4 को परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय के लिए रोक सकती है? तो वो अधिकतम एक समय में 3 माह के लिए ही रोक सकती है। 3 माह इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब मित्रों आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आदर्शों की घोषणा करता है? तो ये हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 26 नंबर। यह है परितृप्त एवं व्यास के केंद्र में, परितृप्त एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो जल के आयन यानी जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? प्रश्न एक बार पुनः पढ़ लीजिए। तो प्रश्न दिया गया है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या कर दिया जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले तो आयतन ये घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो आकार जो उसका दोस्तों हो जाएगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट 29 नंबर है। 29 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो सुमेलित नहीं की अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। विषाणु द्वारा जो है टिटनेस ये सुमेलित नहीं है। बाकी वायु द्वारा टीबी, संपर्क से सिफिलिस, पानी द्वारा हैजा ये सभी होते हैं, लेकिन ये डी वाला जो है सुमेलित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 30 नंबर दिया गया है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट माचिस ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका यूरेनियम परमाणु बम है, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है संचायक सेल में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। मित्रों 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये मैथ्स पोर्शन से लिया गया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। दिया है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना पड़ेगा? तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका जो x मान लेते हैं, अर्थात 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में किससे गुणा करना पड़ेगा? तो x से गुणा कर लेते हैं, अर्थात इसको x मान लेते हैं। तो x का 35% देख लेते हैं। x का 35% हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 500 से 35 हो जाएगा और 5 दूनी 10 ये 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x गुणे 7/20। x गुणे 7/20 हो जाएगा दोस्तों। और ये इसकी संख्या हो जाएगी। तो इसका जो मान आ जाएगा वो 7/20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7/20 आ जाएगा। तो 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 32 नंबर। अब दोस्तों 32 नंबर की अगर बात करते हैं, 32 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 7.7 के ऊपर बार लगा है का मान ज्ञात करना है। तो मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 7.7 के ऊपर बार लगा है तो ये लिख देंगे। अगर इसको बराबर के रूप में लिखा जाए तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस हो जाएगा और 0.7 हो जाएगा। ऊपर बार लगा है तो इस बार को यहाँ से हटा देंगे और 9 ऊपर नीचे लिख देंगे हर के रूप में। तो यहाँ 7 से बार हटेगा और 9 हो जाएगा। अर्थात इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 और 7 63 और 7 हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 70/9। 70/9 हो जाएगा जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये ऑप्शन में दिया गया है 70/9 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार 35 किलोग्राम है। 24 विद्यार्थियों की एक क्लास है जिसमें औसत भार अर्थात 24 विद्यार्थियों का अलग अलग भार निकाल करके और 24 से भाग किया गया है तो 35 किलोग्राम ये एवरेज में हमको मिला है कि एक विद्यार्थी का 35 किलोग्राम भार होगा। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत का भार जो होता है 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार कितना है? तो शिक्षक का भार निकालने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों को
तो सबसे पहले शिक्षक और नए व्यक्ति का भार भी देख लेते हैं। तो ये बराबर होता है, यहाँ लिखते हैं शिक्षक, शिक्षक और जो नया व्यक्ति है, नए व्यक्ति का भार लिख लेते हैं। तो नया औसत और प्लस वृद्धि गुणे पूर्व संख्या, पूर्व संख्या जो थी, अब इसका मान है 35.400 है, क्योंकि 400 ग्राम बढ़ जाता है। पहले 35 था तो 35 हो जाएगा 35.400, और प्लस के रूप में फिर लिखेंगे 0.400 और गुणे 24, क्योंकि 24 विद्यार्थियों का दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो 35.4 हो जाएगा, 35.4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9.6। इसका जब गुणा कर देंगे तो 9.6 हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, कुल मिला के 45 kg आ जाएगा, और 45 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, 45 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 34 नंबर। तो 34 नंबर कहता है ये हल करना, इस प्रकार सवाल दिया गया है, इसको हल कर लेना है। तो सबसे पहले इसको चलिए देखते हैं। तो ये है 3, इसका घनमूल में है 8 है, और ये अंडर 16 है, भाग करना है 100/49 और गुणे ये भी घनमूल में है। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये घनमूल में है तो ये 2 हो जाएगा, 2 का जो घन हो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल में है। इसका भाग लगा देते हैं, जैसे लिखा है वैसे लिखते चले जाते हैं। 100 का होता है 10 और 49 का होता है 7, और गुणे ये घनमूल में है तो 5 का हो जाएगा, 5 25 5 125 तो 5 हो जाएगा। अब ये कुछ सरल हो गया है तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये 2/4 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा, और गुणे 5 हो जाएगा। इसको अगर लिखते हैं तो 2/4 गुणे 7/10 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 कट गया, अर्थात ये 7/4 मिल जाएगा। 7/4 जो है मिल जाएगा। 7/4 को अगर आसान भाषा में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 1 सही 3/4, यानी 4 एकम 4 3 7/4। तो 1 सही 3/4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1 सही 3/4 जो दिया गया है ये बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो 35 नंबर कहता है, 35 नंबर पे आ गए तो ये है दो धनात्मक संख्या का योग 400 है, और उसका अंतर 100 दिया गया है। तो दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका योग की बात करें तो 400 है, और अंतर की अगर बात करते हैं तो 100 है। तो उसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो एक तो योग है, तो वो मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो उसको एक्स वाई मान लेते हैं। x + y = 400 दिया है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा अंतर की बात करते हैं तो x - y = ये 100 हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। उसके बाद ये जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 500, ये 500 हो जाएगा। तो 2x = 500 अगर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 250, x बराबर हो जाएगा 250, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको जो x का मान रखते हैं, ये x का मान रख करके y का मान भी निकाला जा सकता है। तो क्या करते हैं, x + y = 400 दिया गया है। अब y के x के स्थान पर मान रख देते हैं, तो ये 250 लिखते हैं, y = 400, ये 400 में से 250 निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये जो मान हमारा बचेगा, ये 400 में से 250 निकल जाएगा, तो ये बचेगा 150। कितना बचेगा, 150 बचेगा, और 150 ये y का मान आ जाएगा 150, अर्थात x का जो मान आएगा, x = 250 आया है, तो ये 250 वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो 250 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये दिया गया है शुद्ध शब्द है, तो कौन सा है, उज्ज्वल है या उज्ज्वल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उज्ज्वल शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी वाला जो है उज्ज्वल है, इस तरह का उज्ज्वल लिखा जाता है, जो कि सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर। 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो मूक का विलोम है, तो मूक का जो विलोम होता है वाचाल, मूक का विलोम होता है वाचाल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
38 नंबर देख लेते हैं, तो यह है अनुज्ञा। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थ दिया गया है, तो अनुज्ञा का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो अनुमति हो जाएगा। अनुज्ञा का समानार्थी शब्द अनुमति हो जाएगा। 39 नंबर कहता है निम्नलिखित में पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग क्या है? दही है। पुल्लिंग क्या है? दही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, दोस्तों ये कहता है कि जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो क्या कहलाता है? तो अद्वितीय कहलाता है। जिसकी बराबरी का कोई दूसरा ना हो तो वो कहलाता है अद्वितीय। अब जो है आगे हमारा क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ के आधार पर है, जो कि इंग्लिश पोर्शन का है, और पैराग्राफ को पढ़ लेना है, इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है 41 नंबर। 41 नंबर कहता है दी फोर फेल्ट डाउन एंड आउट बिकॉज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे थाट दे बियर इल। दे थाट दे बियर इल, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के जैसे भी उत्तर देने हैं वो पैराग्राफ में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, उसी के आधार पर ही देने हैं, पैराग्राफ के आधार पर। तो अब 42 नंबर देखते हैं मित्रों। तो 42 नंबर कहता है दी वर्ड विच इज क्लोज्ड इन मीनिंग ऑफ वर्सेंट इज, तो ये हो जाएगा वायरल। वायरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है 43 नंबर। 43 नंबर कहता है दी मीटिंग्स ऑफ एडराउंड अबॉर्टी बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट द हाउस ऑफ डेलिब्रेशंस नो एरर, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये अर्थात ये वाला पोर्शन जो इसका है ये गलत है, तो ए वाला पोर्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है, आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यूट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज ऑफ टू रिसीव, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें ए बी सी दिया गया है, तो इसका जो एडजस्टमेंट वर्ड है अर्थात ये सेंटेंस बैठाना है, तो क्या क्या दिया गया है? तो इसमें है क्यूट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव, तो ये पहले हो जाएगा बी वाला पोर्शन आई वाज, उसके बाद हो जाएगा क्यूट हैप्पी, फिर हो जाएगा डी वाला पोर्शन टू रिसीव, और फिर सी हो जाएगा द फर्स्ट प्राइज। इस प्रकार ये सेंटेंस बैठाया जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आप 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है द फेमिनिन जेंडर ऑफ एस, यानी एस का, यानी एस मतलब गधा होता है, एस का जो है फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा जेनी। इसका हो जाएगा जेनी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मित्रों 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2003 को जो है कहता है शुक्रवार हो, तो 15 अगस्त 2003 से 15 अगस्त 2005 तक का दिया गया है। तो इसमें दिनों की जो संख्या है अर्थात 3 से लेकर 5 तक 2 साल हुए, तो कुल 366 हो जाएगा और प्लस 365 हो जाएगा। क्योंकि 2004 की जो फरवरी होगी 29 की होगी, एक दिन बढ़ जाएगा, तो इसको जब ओवरऑल इसका ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे तो 731 हो जाएगा, बटा 7 से भाग कर देते हैं, तो विषम दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो 7 एकम 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, अर्थात 28 और 31 हो जाएगा। तो 3 विषम दिनों की संख्या जो है, विषम दिन कितने आ जाएंगे? विषम दिन की बात करें तो 3 आ जाएगा, और जब शुक्रवार दिया गया है तो शुक्रवार में 3 और जोड़ देते हैं, तो शुक्रवार में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा मित्रों वो सोमवार आ जाएगा। अर्थात शुक्रवार में 3 जोड़ दिए तो ये सोमवार आ गया, सोमवार दिया गया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है मीना का स्थान ऊपर से नीचे दोनों की ओर 15वां है, अर्थात ऊपर से जोड़ेंगे तो 15वां आएगा, नीचे से जोड़ेंगे तभी 15वां आएगा, ये प्रश्न कहता है। उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, ऊपर से देखिए तो 15वां, नीचे से देखिए तो 15वां, तो 15 जो हो जाएगा, तो एक संख्या जो ऐसी होगी जो 2 बार काउंट होगी, तो उस संख्या को क्या करते हैं? घटा लेते हैं, उस संख्या को घटा लेते हैं। तो 15 30 होता है, एक घट गया तो 29 हो गया, अर्थात उस क्लास में जो है कुल 29 विद्यार्थी मिलेंगे, 29 बच्चे होंगे या स्टूडेंट होंगे, तो 29 दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 48 नंबर पे। तो 48 नंबर दोस्तों कहता है कि स्कूटर का कोड दिया है 94, ट्रेन का कोड दिया है, ये ज्ञात करना है। तो स्कूटर का कोड जो दिया गया है ये दिया गया है और ट्रेन का ज्ञात करना है। तो चलिए स्कूटर का पहले देख लेते हैं। तो एस का होता है 19, सी का होता है 3 प्लस ओ का होता है 15, फिर ओ दिया है 15 हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20, टी का हो जाएगा 20, 20 के बाद फिर ई का हो जाएगा 5 और उसके बाद आर का 18 हो जाएगा बराबर। इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर दोस्तों कुल मिलेगा 95। ये 9 3 12, 12 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 3 30 और 5 35, 5 3 हो गया, 3 कैरी आया तो 3 1 4, 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, कुल मिला हमको 95। और 95 में से अगर एक हम घटा देते हैं तो ये 94 हो जाएगा। 95 में से एक घटाएंगे तो ये 94 हो, क्योंकि 94 दिया गया है तो इसके बराबर हमको लाना है। अब सेम पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। तो ट्रेन की अगर बात करते हैं तो टी का होता है 20, आर का होता है 18 और ए का होता है 1, आई का होता है 9 और एन का होता है 14। क्या होता है? एन का होता है 14। अब इसको जो है जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 18, 18 2 20, 2 22 हो गया। अब 2 2 4, 4 1 5, 5 5 और 1 6, कुल आया 62। अब 62 में जैसे उसमें एक घटाए थे इसमें घटाते हैं तो 61 आ जाएगा। 61 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन ये परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं और यहाँ भी आएगा। चलिए अब 49 नंबर देखते हैं। तो 49 नंबर कहता है एक घड़ी में 7:30 हुए हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जो 49 नंबर है, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण हमको निकालना है। तो 7:30 हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है m बराबर 2/11 और 30 t प्लस माइनस थीटा। इस फार्मूले पर रख देते हैं। तो सबसे पहले ये फार्मूला इसमें रखते हैं। तो इस मान को रखते हैं, 7:30 हुआ है तो m का मान हो जाएगा ये 30 हो जाएगा और t का मान हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, 30 रखते हैं यहाँ, 30 हो गया बराबर हो गया 2/11 हो गया, उसके बाद ये 30 हो गया गुणे हो गया 7 और प्लस माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा लिख देते हैं। अब इसको यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये 330, 11 33, 330 हो गया, ये 330 हो गया बराबर हो गया 30, 7 3 21, 210 हो गया और 210 को अगर दूना कर देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 420। ये 420 हो गया और प्लस माइनस 2 थीटा हो गया, क्योंकि ये 2 यहाँ गुणा करा देगा, यहाँ गुणा करने पर 2 आ जाएगा। तो अब इस मान को रखते हैं तो ये 420 में से अगर 330 निकालेंगे तो इसका मान बचेगा वो 90 बचेगा। तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 अंश, अर्थात इसका 45 अंश आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। तो 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये कहता है उसे ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो 3 से भिन्न की बात करते हैं तो प्रकाशक है, मुद्रक है और लेखक है, संवाददाता है। तो इसमें देखने से ही पता चलता है प्रकाशक, मुद्रक और लेखक जो होता है ये पुस्तकों से संबंधित है, क्योंकि पुस्तक कोई लिखता है, कोई प्रिंट करता है, कोई छापता है, कोई प्रकाशक होता है, लेखक होता है, मुद्रक होता है, प्रिंटिंग करता है। लेकिन संवाददाता अक्सर न्यूज वाले पोर्शन में देखने को मिलता है, अर्थात जहाँ न्यूज से संबंधित होते हैं वहाँ संवाददाता होते हैं। किसी भी प्रकार का न्यूज हो तो संवाददाताओं के माध्यम से न्यूज बनाई जाती है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जैसे हो पेपर हो, तो ये संवाददाता वहाँ मिलेंगे। तो ये संवाददाता इससे भिन्न है, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है 51 नंबर क्वेश्चन। मित्रों 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 51 नंबर कहता है फरवरी 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के कांस्य पदक जीता है। तो इसे जीतने वाली जो है वो है तिलोत्तमा सेन। कौन है? तिलोत्तमा सेन है, जो 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर कहता है मित्रों तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम है? तो उस अभियान का जो नाम है दोस्तों वो ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त का नाम के नाम से वो अभियान चलाया गया और मदद की गई।
तो ऑपरेशन दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो वो देश का नाम है चीन ने की है। किसने की है? चीन ने की है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला 54 नंबर है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश के बीच स्थित डाकी लैंड पोर्ट, अर्थात भारत और किस देश के बीच स्थित डाकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया है? तो वो स्थान है बांग्लादेश। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर है। 55 नंबर कहता है जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश में यह क्षत्रिया फर्स्ट नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया ने किया है। किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला 56 नंबर है। यह कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में 19 जून 2023 को थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है? तो किया गया है बलरामपुर में। ये कहाँ किया गया है? बलरामपुर में किया गया है, जहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और करंट का न्यूज है जो 19 जून 2023 को थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। तो बलरामपुर में किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। तो ये 57 नंबर है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों, 57 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये कहता है एसीसी महिला T20 इमेजिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो इसका जो जीतने वाला देश है वो भारत ए है। भारत ए है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर। 58 नंबर कहता है जून 2023 में B2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये स्पेस एक्स ने किया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है 59 नंबर। 59 नंबर कहता है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो उस शहर का नाम हमको बताना है। तो दोस्तों वो शहर है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली शहर है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर कहता है यह शीतकालीन ओलंपिक 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये जो आयोजित किया जाएगा ये किया जाएगा मिलान और कोर्टिना में। मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मित्रों कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की है? तो वो समुदाय है पारसी समुदाय। कौन सा समुदाय है? पारसी समुदाय है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है मित्रों 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब ये 63 नंबर आ गया। तो 63 नंबर है पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अनीता देसाई ने लिखी है। अनीता देसाई इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 64 नंबर आता है दोस्तों। यह है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो स्थित है यह है नई दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत में पड़ता है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है ये है 65 नंबर। 65 नंबर कहता है बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये खेल का नाम है मित्रों ये टेनिस है। टेनिस में किया जाता है। ये इसका सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो ध्येय वाक्य है ये ऑल इंडिया रेडियो का है। ऑल इंडिया रेडियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर कहता है दोस्तों कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। तो कहाँ पाई गई है? ये एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर है। तो ये है सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 69 है। 69 नंबर कहता है 69 नंबर कहता है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1972 में हुआ। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर कहता है अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो कोटि का नाम है लाल। ये लाल कोटि के जो है लाल कोटि में आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आता है हमारा गद्यांश का पोर्शन जो कि 71 से 80 तक दिया गया है, फर्स्ट गद्यांश। और सेकंड गद्यांश जो होता है वो 71 से 80 तक का ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के होता है।
तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पहला हमारा जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको उत्तर देना है। तो चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। गद्यांश के माध्यम से ही उत्तर देना है, गद्यांश के आधार पर ही देना है। तो 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो शीर्षक की अगर बात करते हैं तो शीर्षक हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन इसका शीर्षक हो जाएगा। अब आता है 72 नंबर क्वेश्चन। तो लेखक के अनुसार आत्म परिचय के बिना किन गुणों का विकास नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा प्रेम, सेवा और स्वार्थ त्याग, ये नहीं हो सकता। 73 नंबर कहता है दोस्तों, लेखक के अनुसार उन्नत जीवन की साधना है। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, हिंसा के तत्व का कम होना और अहिंसा के तत्व का बढ़ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है, लेखक के अनुसार उन्नत जीवन किसका पर्याय है। लेखक के अनुसार उन्नत जीवन किसका पर्याय है। तो दोस्तों ये पर्याय की बात करें तो ये आध्यात्म जीवन का है। कौन सा जीवन है, आध्यात्म जीवन है। नेक्स्ट 75 नंबर देखते हैं। तो ये दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं, इसके अनुसार ये कहा गया है। तो ये कहा गया है जो तत्वज्ञों के अनुसार कहा गया है कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों है। अब चलते हैं सेकंड गद्यांश को देखते हैं। तो सेकंड गद्यांश को आपको पढ़ लेना है, ये धीरे धीरे करके पढ़ लेना है। गद्यांश बड़ा है, उसके बाद उत्तर को देना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 76 नंबर मित्रों, 76 नंबर कहता है कि परस्पर सहकारी, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्वों क्यों कहा गया है। परस्पर सहकार, न्याय और सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये समय के साथ साथ नहीं बदलते हैं। चलिए अब 77 नंबर देखते हैं मित्रों। 77 नंबर कहता है, संस्कृति के मूल तत्वों की अपेक्षा क्यों होने लगती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये पुरानी रूढ़ियाँ जो हैं, पुरानी रूढ़ियाँ परंपराएं हम पर हावी हो जाती हैं, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है 78 नंबर। 78 नंबर कहता है, संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। तो क्यों बताया गया है। तो संस्कृति की अगर बात करते हैं तो वो किसी भी राष्ट्र की 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। क्या करती है, कोई भी राष्ट्र हो उसकी 2 स्थितियों को स्पष्ट करती है। तो नेक्स्ट हमारा 79 नंबर, संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। तो वो हो सकता है शिक्षा पद्धति में बदलाव। क्या होता है, शिक्षा पद्धति में बदलाव होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही दोस्तों, वो अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। तो इस प्रकार जो शिक्षा पद्धति वो सफल नहीं हो पा रही है। ये आज के गद्यांश के आधार पर जो उत्तर हैं ये थे। तो चलिए आज के 80 प्रश्न पूरे हुए। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।